Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to study eukaryotic cell. Of course हमने प्रोकैरियोटिक सेल कर लिया था, तो अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे. सो पैरा पे आइए. द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने स्टडी किए होंगे. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारे पास मोनेरा आता है, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मोनेरा को हमने कहीं ना कहीं बैक्टीरिया में कंक्लूड कर दिया. पूरा मोनेरा ही हमारा बैक्टीरिया से मिलके बना हुआ होता है. तो बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आप कह सकते हो कि मोनेरा हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं. बट उसके बाद के बाकी जितने भी किंगडम हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, वो सभी के सभी हमारे यूकैरियोट्स होते हैं. Okay. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. इस लाइन का क्या मीनिंग है? आपका साइटोप्लाज्म है, राइट? जस्ट थिंक, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है और इस पे डिफरेंट आपकी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. जैसे इमेजिन यहाँ पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, यहाँ पे ER प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे पास कंप्लीट साइटोप्लाज्म है उसमें कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं. सो यूकैरियोटिक सेल्स में देयर इज़ एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. और ये ऑर्गेनल्स कैसे हैं? आपके मेम्ब्रेन बाउंड हैं. यूकैरियोटिक सेल्स पॉजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप. यूकैरियोटिक में जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं कम्प्लीटली न्यूक्लियर एनवेलप से. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. राइट. इसी तरीके से सेल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं. हमारे पास कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, जिसको साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कहा जाता है. और सेल की मूवमेंट में कुछ हेल्प करने के लिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं. देयर जेनेटिक मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. जितनी भी यूकैरियोट्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं. What is the mean difference between similar and the identical? आइडेंटिकल मीनिंग होता है डिटो, सेम. हर एक चीज़ वहाँ पे सेम होगी. और सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता. हाँ, कुछ चीज़ें एक दूसरे में कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट ओवरऑल वो सिमिलर देखने में लगते हैं, सेम देखने में लगते हैं. इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स को आप सिमिलर तो कह सकते हो, बट कभी भी आइडेंटिकल नहीं कह सकते. इसको अच्छे से समझेंगे प्लांट और एनिमल सेल का जब आप डिफरेंस पढ़ोगे. ओके. Plant and animal cells are different as the former possess cell walls plastid at a large central vacuole which are absent in animal cell. अब प्लांट में ऐसा क्या है जो हमारे एनिमल सेल्स में डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो आइडेंटिकल नहीं है. सो प्लांट्स में आपके पास प्लास्टिस प्रेजेंट होते हैं, राइट. एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि आपके एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, राइट. एंड इनके पास सेल वॉल भी होती है. सो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज अ फॉर्मर possess cell walls, plastid and a large central vacuole which are absent in animal cells. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. अब एनिमल में ऐसा क्या है जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं है? तो वहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल्स आर द स्ट्रक्चर्स जो हमारे प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होती हैं, बट हमारी एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं. ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है प्लांट एंड एनिमल सेल का, जिसमें सबसे पहले प्लांट सेल्स और दूसरे में एनिमल सेल को दिखाया गया है. प्लांट सेल में देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है. न्यूक्लियस तो होगा ही, राइट. आपकी प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस होता है, आपके न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं. ऐसे न्यूक्लियस के सराउंड में ही एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं. वहाँ पे आपके RNA एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, राइट. गोल्जी एपरेटस हमारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है. न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है जो एनिमल सेल में एब्सेंट था, मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, परऑक्सीसोम्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मोडेस्माटा एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं आपके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड यहाँ पे आपका लाइजोसोम्स आ गए, ओके। इसी तरीके से एनिमल सेल में देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, लाइजोसोम्स प्रेजेंट होंगे, परऑक्सीसोम्स आपके प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एपरेटस, माइक्रोविलाई, ये हमारे पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपने देखा कि यूकैरियोट में साइटोस्केलेटल और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने देखा परऑक्सीसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, कुछ डिफरेंस हैं जैसे कि वैक्यूल हो गया, सेंट्रोल हो गया, जो हमारे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। Let us now look at individual cell organelles to understand their structure and function. सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करती हूँ, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s में जब हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंशन हो चुका था तब हमारा डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया था सेल मेम्ब्रेन का। मीनवाइल केमिकल स्टडीज़ ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि किस पे हमने मेम्ब्रेन की स्टडी की थी केमिकली, तो जैसे कि हमारी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उस पर हमने अपनी केमिकल स्टडी की थी सेल मेम्ब्रेन की। These studies showed that cell membrane is mainly composed of lipids and protein। ये जो स्टडीज़ की गई थी आरबीसी पे, इस स्टडी से हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती हैं। द मेजर लिपिड्स आर फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स ऐसे कौन से लिपिड्स होते हैं? लिपिड्स यानी फैट जिसके ऊपर फॉस्फेट का ग्रुप लगा हो, तो कौन सी लिपिड्स आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं? फॉस्फोलिपिड्स। दैट आर अरेंज्ड इन बाई लेयर, और यहाँ पे एक सिंगल लेयर नहीं, वहाँ पे एक बाई लेयर प्रेजेंट होती है। Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। पहला पॉइंट यहाँ पे आप नोट कीजिए कि जो नॉन पोलर टेल है, राइट, वो किससे बनी होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ना कि अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमारे पास नॉन पोलर टेल बनती है और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है। आपके पास जो पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और जो हमारी नॉन पोलर टेल होती है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। हमारे जो पोलर हेड्स होते हैं वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और हमारी टेल जो होती है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। पोलर हेड्स हमारे बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और जो अंदर की टेल्स होती है वो हमारी बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, राइट। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में एक बाई लेयर स्ट्रक्चर है। इस बाई लेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये हमारे पास एक पोलर हेड होता है, ये हमारे पास पोलर हेड है, यानी कि यहाँ पे चार्जेस होंगे और ये हमारे पास टेल है जो कि नॉन पोलर है, राइट, जो कि हमारे पास नॉन पोलर है। ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती हैं जो वाटर को पसंद नहीं करती हैं और ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होती हैं,
तो बायलेयर स्ट्रक्चर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का समझ में आया कि एक पोलर हेड होता है जो आउटसाइड प्रेजेंट होता है और आपके पास एक टेल होती है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, वो एक्वस सॉल्यूशन से थोड़ा दूर रहती है इस तरीके से। तो ये जो हेड हमारे पास होता है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक हेड होते हैं। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियर ओके protected from aqueous environment. In addition to phospholipid membrane also contains cholesterol. हमारी जो membrane होती है वहाँ पे phospholipids तो होते ही होते हैं, साथ में वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। Later biochemical investigation clearly revealed that the chemical cell membranes also possess protein and carbohydrate. अभी तक हम एक केमिकल एनालिसिस देख रहे थे जिसमें इतना पता चला था कि लिपिड एंड प्रोटीन तो प्रेजेंट होती हैं, किस तरीके से बायलेयर बनी होती है, आपका हाइड्रोफिलिक हेड बाहर होता है, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर होती है। बट जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, तब हमें पता चला दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबल इन डिफरेंट सेल टाइप्स। डिफरेंट सेल्स में प्रोटीन एंड लिपिड्स का जो कंसिडरेबल पोर्शन है, जो रेशियो ऑफ पोर्शन है, वो हमेशा डिफरेंट होता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन। हमारी जो आरबीसीज थी उसमें देखा गया कि 52% प्रोटीन थी और 40% लिपिड से उसकी सेल मेम्ब्रेन बनी थी। तो आपके आरबीसी जो होती हैं उसमें 40% लिपिड्स होते हैं और 52% प्रोटीन्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब हमारे मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स लगी होती हैं वो कितनी आसानी से निकाली जा सकती हैं, एक्सट्रैक्शन कितनी ईजिली हो सकता है, उस हिसाब से हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, ये जो हमारे पास प्रोटीन है इसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरीके से धंसी हुई है। इसको बाहर निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बट ये जो हमारे क्या बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन है, इनको निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये सरफेस पे आपके प्रेजेंट है और अंदर जो धंसी हुई है वो हमारी इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन कितनी आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रोटीन को, दो हिसाब से होती हैं, एक इंटीग्रल जो अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और एक जो सरफेस पे सुपरफिशियली प्रेजेंट है वो हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस, पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे रहती हैं, व्हाइल द इंटीग्रेटेड प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। इंटीग्रेटेड प्रोटीन हो सकता है पार्शियली बरीड हो या फिर टोटली तरीके से बरीड हो मेम्ब्रेन में। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. Chemical analysis and biochemical analysis के बाद हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक मॉडल दिया हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए। ये जो था वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया और इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक बोलते हैं, जो कि 1972 में आया था। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. इनका कहना था कि हमारे लिपिड्स में जो प्रोटीन होते हैं वो लिपिड की लेयर में ही लेटरल मूवमेंट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड का क्वासी फ्लूइड यानी कि सेमी फ्लूइड क्या बोलते हैं नेचर होता है लिपिड का, जिसकी वजह से उसके प्रोटीन्स लेटरल मूवमेंट करते रहते हैं थ्रू आउट द लेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। इसी वजह से हमारी मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको फ्लूइडिटी कही जाती है। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division, etc. फ्लूइड नेचर जो होता है मेम्ब्रेन का वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ताकि हम एंडोसाइटोसिस को परफॉर्म कर सकें, सेल डिवीज़न परफॉर्म कर सकें, इंटरसेलुलर जंक्शन बना सकें, दो सेल्स के बीच जंक्शंस परफॉर्म कर सकें, एंड सेल ग्रोथ कर सके, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेशन कर सके, इंटरसेलुलर जंक्शंस बना सकें, सेल ग्रोथ कर सकें एंड इंटरसेलुलर जंक्शंस बना सकें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है जिसके अक्रॉस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता रहता है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल है, हर चीज़ को सिलेक्ट करके ही अंदर भेजती है। टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी रोक टोक के आराम से डिफ्यूज़न के थ्रू अपना
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और बिना किसी एनर्जी के। इस ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ आपका ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। वाटर में ऑल्सो अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। डिफ्यूजन होता है गैसेस का मूवमेंट और वाटर होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर। एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसे जो हमारे पास नॉन पोलर है, क्योंकि हमारी टेल एक नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, तो उसमें अगर हम लोग को पोलर स्ट्रक्चर को मूव करवाना है तो हमें कुछ कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे कि Na+K+ पंप होता है जिसमें आपकी ATP यूटिलाइज होती है एंड यहाँ पे अगेंस्ट दियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यहाँ पे काम होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यहाँ पे काम होता है। सो आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग द वीडियो और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।